सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है। काबीना का साइज 50% बढ़ गया है। मुआशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल करने के बाद अब हुकूमत तरक्की और खुशहाली लाने के वादे कर रही है, मगर दूसरी तरफ अपोजिशन का मामला उसके बरक्स है। गुज़िश्ता एक साल में अपोजिशन तकसीम का शिकार दिखाई दी। अपोजिशन जमातें एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। देखना है कि अपोजिशन इत्तेहाद में रुकावट आखिर है क्या। हुकूमत कारकर्दगी पर बात तो होती है, अपोजिशन की गुज़िश्ता एक साल में क्या कारकर्दगी रही ये जानना भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के। शाहिद अब्बासी साहब, एक तो आजकल अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि अपोजिशन एक साल में कहाँ खड़ी हुई थी, अब अपोजिशन आगे क्या कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ख़ुद भी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस दिहाइयों पर है। सो अब हुकूमत का दावा तो ये है कि मईशत मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर हमने बेहतर कर दिए, अच्छे कर दिए, और अगर स्टेबिलिटी रही, कंटिन्यूटी रही तो चीज़ें इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब चूँकि शाहिद साहब उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, अब तो कहीं रिग्रेट करते हुए भी दिखाई दिए हैं, तो पूछते हैं कि क्या चीज़ें कुछ भी बेहतर नहीं हुई या कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ी हैं, और बहुत अहम सवालात आज हमने बात करनी है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक साल में जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं अपेरेंटली दे आर गुड, और इन्फ्लेशन कम हुई है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम हुआ है, कंटिन्यूटी चल रही है IMF के प्रोग्राम की। इससे बढ़कर हुकूमत इकोनॉमी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप हम वजारतों पे भी रहें, वज़ीर आज़म भी रहे, और एक साल में क्या कर सकती थी एक डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क के अंदर? हुकूमत ने किया क्या? वो कहते हैं हमने देखें सिंगल डिजिट पर जो है वो महंगाई ले आए हैं, इंटरेस्ट रेट हमने कम किया है, अपनी इकॉनमी के जो डिफ़ॉल्ट होने वाली कंट्री थी उसको हमने बचाया, ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट खतरा हुकूमत ने खुद पैदा किया था। IMF से जो कमिटमेंट्स थी उनको वायलेट करके, ये किसी और का नहीं था। इमरान खान साहब ने जो तबाही की वो तो थी। उसके बाद जब ये आए और उसके बाद डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा हुआ था, इंडिसाइसिव होने की वजह से। जी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी और कोई डायरेक्शन नहीं थी। IMF के जब आप कमिटमेंट्स पे जो IMF का प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं तो IMF बेसिकली आपके ग्रोथ को रोक कर आपके करंट अकाउंट इश्यूज रिजॉल्व कर देता है और फिजिकल डेफिसिट्स कम करने की कोशिश करता है नई टैक्सेशन के साथ। ये सारा IMF का प्रोग्राम होता है। अब आपको अगर आप एक पैरामीटर मैटर करता है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक पैरामीटर। मुझे अगर मैं मुल्क चला रहा हूँ या मुल्क को देख रहा हूँ तो मुझसे सबसे जो क्रिटिकल पैरामीटर होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, GDP ग्रोथ, वो आपकी नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव होगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, आपके टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके लोग गरीब हो जाएंगे। ये आज हमारी कैफियत है। हुकूमत की कौन सी पॉलिसी है जो इन्फ्लेशन को नीचे लाती है? कोई पॉलिसी नहीं है। दुनिया में कमोडिटी साइकिल है, जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे जाएंगी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। आपने कोई रिफॉर्म किया है? आपने कोई डायरेक्शन दी? आपने कोई ग्रोथ के लिए काम किया है? ये आज हमारी हकीकत है। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सर, वो मगर एक मसला भी है ना, वो जो हमने ग्रोथ जिसकी हम बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर ओरिजिनल ग्रोथ तो नहीं हो सकती। हमारे 6-7% पे भी चली जाती है, फिर बूम बस्ट साइकिल, ये हमारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस। प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए एक स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलिटी नहीं रहती। जो हुकूमत जैसे करके भी आ जाती है इसमें 2.5 साल 3 साल के बाद मसला फिर उसके लिए खड़ा हो जाता है। तो वो जो कंटिन्यूटी अगर नहीं होगी तो वो ग्रोथ किस तरीके से, ग्रोथ में तो असल मसला ये भी आता है ना जी। बात कंटिन्यूटी की नहीं है, बात आप जिस तरह से भी देखेंगे, बात एक जगह पे आप रुक जाएगी, रूल ऑफ लॉ पे। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब आइन से इनहराफ होगा, जब इलेक्शन चोरी होंगे तो सियासी इंतशार होगा। जब सियासी इंतशार होगा तो इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। ये बुनियादी बात है। आज आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत मुल्क में सियासी इंतशार को ख़त्म करना,
रूल ऑफ लॉ लाना है। ये मैं नहीं कहता, इस साल जो लोगों ने नोबेल प्राइज़ पीस इकोनॉमिक प्राइज़ हासिल किया है वो ये बात कर रहे हैं, ये मेरी नहीं है। कहते हैं अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आप ग्रो नहीं करेंगे। तो हम आज पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ की हालत जो है, इमरान खान साहब ने जो उसकी तबाही की उसका कोई सानी उससे पहले नहीं था। इस 3 सालों में जो कुछ हुआ है इमरान खान को भी लोग भूल गए। तो पीटीआई के 3-3.5 साल ने 70 साल की तबाही की है, 70 साल की रूल ऑफ लॉ की तबाही की है, और मईशत की भी। मईशत भी साथ ही हुई ना। ठीक, हाँ वो रूल ऑफ लॉ जुड़ी हुई ये चीजें। और आप ये कह रहे हैं इन्होंने 3 साल में उनको भी पीछे छोड़ दिया, उनको भी। अब आते हैं, ठीक बिल्कुल ठीक। अब ऑपोजिशन की कारकर्दगी पे आते हैं। ऑपोजिशन की कारकर्दगी की तसल्ली बख्श है इस अरसे? सिफर है। यही बात जब मीटिंग्स हुई तो हमने यही बात की कि मैं देखें हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो हुकूमत वजीर नहीं बना सकी, अब उनको 1 साल बाद ख्याल आया कि वजीर ज़्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान में वजीरों की तादाद जो आपके डिवीजन हैं उसके बराबर आपको रखनी पड़ती है, वरना वो डिवीजन जहाँ वजीर नहीं होता वो काम नहीं करते। तो हमारे कोई 44 डिवीजन है, इतने वजीर होने चाहिए। हम परेशान रहते हैं कि वजीर बड़े महंगे पड़ते हैं। वजीर क्या आप देते हैं वजीर को? एक वजीर जो होता है वो एक फ़ैसला करता है, अरबों का फ़ायदा होता है, सैकड़ों अरब का फ़ायदा होता है। तो आप वजीर नहीं रखेंगे तो इदारा तो नहीं चलेगा। वजीर एक ज़रूरत होती है। आर यू इन फेवर ऑफ 50-40 मिनिस्टर? जी, जितने डिवीजन हैं या डिवीजन कम कर दें। 44 आपने कहा, तो 44-46 है, पता नहीं कोई बढ़ा देता है, कोई अब IB भी एक डिवीजन बन गया है। पिछली तो 40 गवर्नमेंट थी वो 2 बढ़ा गई। 43 अगर डिवीजन है हमारे, तो आप 43 आपके 6-7 एडवाइजर हो तो 50 की काबीना इज फाइन। जी, 5 एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशनली है ना, वो आप रख सकते हैं। तो उसके अलावा वजीर जो हैं वो आपको डिवीजन्स के बराबर रखने चाहिए। ये हुकूमत ने जो वजीरों की तादाद बढ़ाई, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है? नहीं, ठीक है, उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे तो ज़्यादा ख़राबी होगी। लेकिन वजीर भी अब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब काम नहीं करेंगे या काबीना काम नहीं करेगी या मुल्क की डायरेक्शन नहीं होगी तो वजीरों का भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वजीर होना ज़रूरी है, ये आप नहीं कर सकते। मैं वजीर तो वो जो IMF की तरफ से आता है, आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, और जब ज़रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो लेते हैं वजीर, बेशक अगर तनख्वाहें ना भी, वजीर को पता कर लें क्या मिलता है। आज मैं पूरे वसूल से कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है। जब मैं वजीर था तो मेरी तनख्वाह MNA से कम थी। MNA से ज़्यादा सिर्फ फ्यूल, कार्स, घर के बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, हर चीज़ के कुछ भी नहीं था। मेरा दिया नहीं होगा ना, मिलता तो दिया, पता नहीं, मुझे नहीं दिया किसी ने, तो उस मेरा गुजारा चल रहा था। तो मुझे तो रोना आ रहा है अपने वजीरों की तनख्वाह कम थी MNA से। जब MNA था तनख्वाह कम थी, एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था, 300 लीटर पेट्रोल था, और हाउस रेंट, इसके अलावा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर घर लेते थे तो 1 लाख उसका भी कट जाता था। अब तनख्वाह 1 लाख। तो ये वजीर बनने के लिए लोग करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हैं सर? ये उनसे पूछिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी होती है। तो जाहिर सी बात है, वो मसला फिर तनख्वाह का नहीं रहा ना, फिर उस वजारत में बैठे हुए इख्तियार का है कि जिसके कलम से आप जो अपनी 50 साल की ततनख्वाह निकाल सकते हैं। नहीं, 50 साल में निकालने फिर मुल्क का तो नहीं होगा ना कुछ। वो तो आप जुर्म, क्राइम कमिट कर रहे हैं ना। फिर आप बैंक में डाका भी डाल सकते हैं, 100 साल की तनख्वाह कमा लेंगे। वो बात तो गलत है ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वैसे पर्क्स कोई खास नहीं मिलती? मैंने तो नहीं देखी। यहाँ शौक होता है लोगों का, कोई डाला आगे रखता है, एक कोई 2 डाले रखते हैं, एक आगे रखते हैं, एक पीछे रखते हैं, कोई हर किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लेंगे, ये कई गाड़ियाँ रख लेंगे, तो वो सब गैर कानूनी होता है। कानून के मुताबिक जो हुकूमत आपको देती है वो एक जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उससे आपके खर्चा कम है। ठीक, तो खर्चे पे ना रहे। वैसे अगर ओरिजिनली वजीर अपनी कंडीशन में रहे तो मुझे तो बड़ा तरस आ गया आज ये हालात सुन के सर। नहीं, मतलब इसके अलावा होता कुछ नहीं है ना, ये एक तासुर है। लेकिन सर देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि लोग करोड़ों रुपए देके सेनेटर लगते हैं इस मुल्क में, करोड़ों रुपए देके इस मुल्क में जो है लोग वजीर भी लगते हैं, इसलिए तो मुल्क नहीं चल रहा। फेयर एनफ। सर मुझे ये बताइएगा कि ये स्टीयरिंग कमेटी जो है अपोजिशन इत्तेहाद प्रोजेक्ट, इसको आप हेड कर रहे हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी है, ये इसका क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, हमने कहा था कि अपोजिशन की सोच कम अज़ कम उसमें इत्तेफाक पैदा कर लें कि अपोजिशन की सोच एक जैसी हो। उसमें हर जमात के आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ा है, सोच में फ़र्क है, फ़िक्र में फ़र्क है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हमने कहा कि आप जिन चीज़ों पे एग्री कर सकते हैं उन पे हम आगे चलते हैं। मिनिमम एजेंडा। जी, मिनिमम एजेंडा। तो वो शुरू किया हमने, एक कॉन्फ्रेंस की जो अचकज़ई साहब और मैंने होस्ट की,
वो थी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर, उस पर सब इत्तफाक करते थे, सारे आए, उन्होंने अपनी बातचीत की, तो ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप तो कम से कम अपोजिशन का रोल अदा करें, अपोजिशन का रोल अदा करें, बिल्कुल ठीक, जो उन्होंने 1 साल में नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा तो भी। जहाँ हुकूमत भी नहीं चल रही, अपोजिशन भी नहीं चल रही। प्रायोरिटी से पीटीआई की अपने लीडर की रिहाई तक महदूद रही। हालांकि इस असेंबली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे तनकीद हो सकती है, बात हो सकती है, कभी कोई एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी क्रॉप की प्रॉब्लम, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस। सर मुझे बताइएगा मिनिमम एजेंडा है क्या आपकी ऑपोजिशन का? सर मिनिमम एजेंडा तो आज यही था ना कि आप कमिट करें कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। जो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, उसका जो हुकूमत में रवैया था वो इन दोनों चीज़ों को पामाल करने वाला था। जो आज है, जो ये हुकूमत कर रही है, ये वो हुकूमत भी कर रही थी। तो हमने कहा कम से कम आप लोग तो अपनी इस्लाह करें जो अपोजिशन में है, कि हम अगर कल आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है तो कल आप हुकूमत में आए तो आपका रवैया क्या होगा? वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। फिर तो ज़रूरत नहीं है, फिर आप करते जाए अपना काम, फिर हमें तो इस काम में मत शामिल करें। तो बहरहाल ये हमारी कोशिश है कि मुल्क की वे सोच की इस्लाह हो। सर लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इकोनॉमी को हम बेटर कर देंगे, पीस होना चाहिए, ये डेवलपमेंट, सारा कुछ, ये तो हर पार्टी का उसमें। इसमें नया आप उन्हें क्या दे रहे हैं और वो आपसे नया क्या ले रहे हैं? सर नया में हम पढ़ रहे हैं ना उसको, उन्होंने तो मैनिफेस्टो लिखा था, पढ़ा कभी किसी ने नहीं है, ना उस पर कभी किसी ने अमल किया है। तो हम कह रहे हैं कि आज कमिट कर लें कि हम अमल करेंगे। आपका मैनिफेस्टो है ना, और वो तैयार हैं पीटीआई इस पर? जी उम्मीद है। हमने यही कहा कि आप अपने जहन में क्लैरिटी ले आएँ कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने जो अपोजिशन की है वो अपोजिशन का रोल नहीं है। आपने वहाँ से शुरू किया जो आखिरी हरबा होता है स्ट्रीट पावर, आपने वहाँ से आके अपोजिशन शुरू कर दी। ना आप पार्लियामान में बोलते हैं, ना बाहर बोलते हैं, ना आप मुल्क के मामलात की बात करते हैं, ना आप ऑल्टरनेट पॉलिसी देते हैं, और सबसे बढ़कर आज जो अपोजिशन है इसके पास हुकूमत भी है। आप अपनी हुकूमत को बेहतर चला के दिखाएं। वहाँ क्या रवैया आपका? केपी में सर वैसे हुकूमत ठीक चल रही है? नहीं जी, केपी में ये तीसरी हुकूमत है और बतदरीज जवाल है। पहली भी कोई ऐसी कामयाब हुकूमत नहीं थी, लेकिन वो कुछ कदरे बेहतर थी, उसके बाद जवाल आया और अब मजीद जवाल है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। सर मुझे ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन है, ये सारा जो भी प्रोसेस आप मुझे कर रहे हैं, एक इसमें तासुर ये है कि लीडर्स के पर्सनालिटी क्लैश भी हैं, शख्सियात का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है। असल वजह ऑपोजिशन के यूनाइटेड ना होने की यही है? नहीं, पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के बारे में, जो रवैया माजी में रहा है, और इख्तलाफात हैं, कोई फ़िक्री इख्तलाफात हैं, कोई उसूली इख्तलाफात हैं। तो वो ये चीज़ें हमेशा होती हैं, फितरी बात है। जब इंसान बैठते हैं, आप 4 आदमी कमरे बैठाएं, हर एक की सोच फ़र्क होती है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन लड़ी यहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को एक बड़े मकसद के लिए दूर किया जा सकता है। और मौलाना फजल रहमान साहब यही बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पहले भी PDM को हम हिस्सा थे, उससे पहले भी हिस्सा रहे हैं अपोजिशन के इत्तेहाद का, तो हर दफ़ा हमें इस्तेमाल करके दूसरी जमातें जो हैं वो अपनी सौदा जाके कर लेती हैं और हम वहीं बैठे रहते हैं। और ये एक हकीकत है कि आज उन्हें PTI के मामले में भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल है, बिल्कुल है कि ये भी कल हम बैठे हुए थे PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ एक अपोजिशन के तहत में, वो उठकर जाके उन्होंने उधर मामला तय कर लिया और हम उधर ही बैठे रह गए। और अब आप आपके साथ बैठे हैं, तो कल ये ना होगा हमें छोड़ के आप वहाँ जाके फिर वहाँ पर वही काम शुरू कर दें जिसके हम खिलाफ। सो बेसिकली मौलाना साहब के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पिछली PMLN पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया, और अभी PTI से भी उनको ये डर है कि ये ना हो कि ये अपने खदशात का इज़हार करते हैं कि हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हैं। अगर आपका मकसद इक़्तिदार हासिल करना है तो फिर आपका मकसद फर्क है। इसमें शायद साहब देखें, पहले तो हमने देखा ना, क्योंकि जिस किस्म की इस मुल्क में सियासत हो रही थी, चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं आप ऑपोजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब के, वो PTI कैसे दूर कर सकती है? वो कोई एश्योरेंस मांग रहे हैं उनसे कि कुछ एश्योरेंस नहीं, हमें बताइए ना कि आपकी क्या सोच क्या है, क्या आपने इस्लाह के बारे में सोचा है? मेरा भी ये सवाल है
कि इमरान खान साहब, मौलाना साहब को अगर वो, मुझे उस दिन कमरान मुर्तज़ा साहब भी थे प्रोग्राम में, बता रहे थे मौलाना साहब की पार्टी की जो उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बातचीत है, उन्होंने कहा अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने हमारी किसी चीज़ का। जी मैं ये कह रहा हूँ ना, वो 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, मजीद मीटिंग्स होती रहेंगी, ये एक मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। मौलाना साहब ने बड़ी क्लियरली अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने इख्तलाफात बताए हैं, अब उनको ब्रिज करना है आपने। सो हु इज़ गोइंग टू हेड दिस ऑपोजिशन अलायंस? यू, मौलाना साहब, हेड जो anyone मर्जी else? करे जी, डजंट मैटर, कोई डजंट मैटर, जिसको वो समझते हैं वो बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। पीडीएम में बहुत बड़ी बड़ी जमातें थी, लेकिन मौलाना साहब को कहा गया था। अभी भी आज भी मौलाना साहब को कह दे तो बेहतर है सबसे। मौलाना साहब लीड जी कर जी लें। जी। मौलाना साहब का एक तजर्बा है, उनका एक असर है। सर पीटीआई वालों से आपकी बात तो होती होगी अब, क्योंकि अब तो आपके उनके साथ मामलात ताल्लुकात बेहतर हो गए नहीं, काफ़ी, ताल्लुकात जो लेकिन हैं वो क्या उन्हें कोई असूली है। एहसास होता है कि जो लैंग्वेज उन्होंने आप समेत, मौलाना साहब समेत जिन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की, उन कोई दुख का इजहार करते हैं आपसे, कभी अफसोस? यार ना ज़रूरत है, ना हमने कभी उनसे ये इसरार किया है, ना इस बात की ज़रूरत है। अगर सोच बदल ले ना, जो हो गया माजी में वो तारीख है। लेकिन उसमें एक इशू है ना सर, आप पर भी, मौलाना साहब पर भी संजीदा किस्म के इल्जामात लगाते थे। सोच नहीं थी कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ, मेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ, वाकायदा संजीदा इल्जामात लगाते थे आप लोगों के। जी लगाते थे, कुछ शर्मिंदगी लगाते थे, जेल में भी डाला है, लेकिन वो आज भी हुकूमत जो है वो ये काम कर रही है। जाहिर है हुकूमत जिसके, मैं शायद साहब हुकूमत में तो आता हूँ ना, मैं जरा ऑपोजिशन नहीं मैं आता हूँ ना उस तरफ, पिछली हुकूमत की बात भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप स्टीयर बहुत अच्छा कर लेंगे मुझे। पिछली हुकूमत अपोजिशन में थी ना, अब हुकूमत थी, वो आज अपोजिशन में है। जब हुकूमत में थे हमसे खाइफ थे, हमसे घबराते थे, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं था। एक चोरी शुदा इलेक्शन था 2018 वाला, 2018 वाला आरटीएस। जी, तो अब इसलिए वो खाइफ थे, वो अपोजिशन को दबाना चाहते थे। वैसे मुझे आज तो, भी- मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे बड़ा मजा आता है जब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं मेरी तारीफ, मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे मजा आता है। जरूरत नहीं मैं है। आपको बताता हूँ मुझे क्यों मजा आता है, क्योंकि वो जिस दलील से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे होते थे कि आप करप्ट हैं, या आपके दौर में पाकिस्तान की जो है वो कोई इज्जत नहीं हुई, आज वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए ये और आज हम उनसे जब कहते हैं कि अब क्या दलील है, वो कहते हैं देखें यार उन्होंने पीएमएलएन छोड़ दी। ये हुकूमत का ज़ोम है ना, ये हुकूमत का ज़ोम है, आज भी एक हुकूमत है। ये आप देखेंगे हमारे खिलाफ भी मुकदमे बनेंगे, हम पे भी चार्जेस लगेंगे, नैब पकड़ेगी, एफआईए पकड़ेगी, फलाना पीछे लेकिन भागेगा। कुछ लीडर्स को कभी तो कहते होंगे कि हमसे गलती हुई, हमने आपके बारे सर में। कभी नहीं मानते, आज अभी तक नहीं आज मानते। सर मानना पड़ेगा ना, मैं यही कह रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियाँ हमसे हुई हैं और अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के पास आज पॉपुलर सपोर्ट है, उस पॉपुलर सपोर्ट की बड़ी वजह दूसरी जमातों की नाकामी है, लेकिन अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो कल वो पाकिस्तान की सारी सीटें हासिल कर लें, वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जहाँ पर हुकूमत को इस्लाह की ज़रूरत है, उतनी इस्लाह की ज़रूरत पीटीआई और इमरान खान साहब। So his idea of governance is flawed. उनकी गवर्नेंस का फॉर्मूला नहीं गवर्नेंस की सोच ही फ्लॉड है ना। जब आप आइन को कुछ नहीं समझेंगे, आप रूल ऑफ लॉ को कुछ नहीं समझेंगे। आज तो आप बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, लेकिन जब आप हुकूमत में थे क्या आप समझते थे कोई इसको? ये चीज़ आज हमारे भाई जो इक़्तिदार में उन पर भी लागू होती है। कल ये वही बातें कर रहे थे जो मैं आज कर रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा, पीटीआई ने ईद के बाद मुल्क गिर एक कॉल दिया है एहतजाज की, आप लोगों को एतमाद मिली है उसमें? नहीं, ये उनसे पहले, इस बात होने से पहले दे चुके थे। उनकी मर्जी है, वो एहतजाज करें, ये उनका हक है। कॉन्फिडेंस में नहीं लिया आप लोगों को? नहीं, हमारी इससे कोई बात नहीं हुई। तो ये अलग अलग एहतजाज तो वो तो पहले पता नहीं क्या क्या कुछ करते नहीं, हैं। देखिए पीटीआई एक बड़ी जमात है, मुल्क गीर जमात है, वो एहतजाज करना चाहे उनका हक है। पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन में बड़ा 125 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक हुकूमत है। आप इस हक में है कि सड़कों पे ईद के फौरन बाद आ जाए ऑपोजिशन? मेरे नहीं ख्याल सड़कों से कुछ हासिल होगा। आप असूलों पर खड़े रहें, पार्लियामान के अंदर अपना रोल अदा करें, इस्लाह की बात करें, अपनी सोच की इस्लाह करें, लोगों को दिखाएं, अपनी हुकूमत चलाएं। पीटीआई को ये काम करना चाहिए। केपी में अपनी हुकूमत जी, हुकूमत चलाएं, ऐसी हुकूमत चलाएं कि सारा पाकिस्तान देखे। वो कहते हैं मैं वफाक चलने ही नहीं देता। नहीं, वफाक क्या करेगा? वफाक, ये गलत बात है। सो आप सड़कों पे अगर नहीं आना चाहते तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ जलसे जुलूस होते रहें और उसके अंदर जो है अपने मौक़िफ़ को मजबूत करें, इत्तेफाक पैदा करें, अपनी सोच लोगों के सामने रखें। पत्थर मारना तो आसान काम है ना। पीटीआई के बारे में ज़रा अब आपका इंटरेक्शन हो रहा है, चीज़ें सारी चल रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। बानी पीटीआई के मामले में आपके अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी? देखिए पीटीआई जो है, बानी पीटीआई है नाम। हाँ ठीक है, वही पार्टी है, मैं भी नहीं लेता, हमारे हर पार्टी का यही हाल जी। तो वो हैं, उसके बाद वोटर है, सपोर्टर है, अवाम है जो उनको पसंद करते हैं।
जो बीच में लीडरशिप है उनके पास इख्तियारात नहीं है और वो बदल दिए जाते हैं हर चंद दिनों बाद। तो इसलिए अब आप किस पे रिलाई करेंगे? या तो इमरान खान साहब खुद हों तो आप उनकी बात सुनकर आप उनसे बात कर सकते हैं, हाँ जी ये बात दुरुस्त है, ये नहीं है, आपको ये करना चाहिए। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि ये जो उन्होंने ख़त लिखा है टाइम मैगज़ीन में, जो जिन बातों के बारे में उन्होंने बात की है, कंटेंट से आप इत्तेफाक करते हैं? मैंने वो पढ़ा नहीं है, मैंने लोगों ने सुनाया है, मैं देख लूँगा। लेकिन देखें, मगरिब से जो सपोर्ट अपने मुल्क के मामलात को इस तरह पब्लिक ले जाना इंटरनेशनल मीडिया में, इसके बारे में बहुत सी राय हो सकती है। आपकी क्या? मैं उसको देखूंगा तो बता सकूंगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं तो ये दुरुस्त है। अगर आप आइन से इनहराफ की बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त है। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त है। हमारे अबनर के तनाज़ात जो हैं वो हमें घर में हल करने चाहिए। ये मेरा इस मामले में मेरा व्यू पॉइंट है। नहीं, लेकिन अगर इन तमाम बातों को बुनियाद बनाकर कोई कहे कि वेस्ट हेल्प करे हमारी और पाकिस्तान की हुकूमत पे प्रेशर दे, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मदद करे, ये बात दुरुस्त नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, घर के जो कहते हैं कि डर्टी नोट वॉश और डर्टी लिनन इन पब्लिक, तो ये घर के मामलात घर में ही रखें। लेकिन ये सोच एक तरफा नहीं हो सकती। जब हुकूमत जो है उसका रवैया दुरुस्त नहीं होगा तो फिर मामला नहीं चलेगा। जब आपका रवैया दुरुस्त नहीं होता, जब आप एक हद से बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा आदमी कहते हैं ठीक है, फिर तंग आमद बजंग आमद वो इंटरनेशनल मीडिया में चल पड़ता है। तो ज़रा दोनों के व्यू पॉइंट, दोनों की जिम्मेदारी आज है, हुकूमत की भी, अपोजिशन की। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। शायद साहब, जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं वो यही डिमांड करती हैं जी फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और ये किया जाए। तमाम जमातें करती रही हैं, पिछली भी करती रही, अभी की जब पहले ऑपोजिशन में थी वो भी करती रही। इस मुल्क में हमेशा इलेक्शन को मसाइल का हल समझा गया कि भाई इलेक्शन हो जाए मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमने देखा मसाइल हल नहीं हुए। ज़ाहिर है इलेक्शन पे एतराज़ात हैं, फ्री एंड फेयर ना होने की वजह से हर इलेक्शन के ऊपर उंगलियाँ उठती हैं हमारे यहाँ। कभी RTS का तो कभी फॉर्म 47 का तस्करा होता है, कभी RO का इलेक्शन करार दिया जाता है। ये बहस हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन क्या ज़मानत है, क्योंकि हमने कोई ऐसी 70 साल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो की नहीं, और ना ही ऐसे यूनिटी, ना आज ऑपोजिशन में लेट्स बी फेयर हमें कोई ख़ास यूनिटी दिखाई दे रही है। कई चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट भी जिस इत्तेहाद के साथ बनी हुई है वो इत्तेहाद किसी भी वक्त इधर उधर हो जाता है। सो इन हालात में अगर एक इलेक्शन और भी हो जाए तो वो सिवाय फाइनेंशियल लॉस देने के कुछ टारगेट अचीव कर सके? देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी बदनसीबी है आज कि इलेक्शन भी आपके मामलात का हल नहीं है। दुनिया में जहाँ सियासी जमूद आ जाए, इख्तलाफात हद से बढ़ जाएं, एक ही हल होता है, इलेक्शन करवा लें। हमारे अवाम का एतमाद इलेक्शन से उठ गया। जो पिछले 2024 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में हुआ है, इसकी बात से आम आदमी कहता है मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिसको मर्जी डालूँ रिजल्ट तो उधर से निकलेगा। इसलिए ये आज आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है, आपके पास हल ही नहीं है निज़ाम इस सारे मामले का। इसीलिए हमने अपने एलामिये में एक और भी उसके अंदर हमने एक प्रोविज़न डाली थी कि आज मुल्क की ज़रूरत कौमी क़यादत, कौमी डायलॉग, ये आज मुल्क की ज़रूरत है। पहले ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इलेक्शन सुबह हो जाए जी, अगर मिसाल के तौर पर PTI कहती है हम जीतते हैं इलेक्शन, सही है, इस वक्त उनकी वो है। सो अगर वो कहते हैं हम जीतते हैं लेकिन दूसरे नहीं मानेंगे जी, दूसरे उसको धांधली, रिगिंग, सड़कों के ऊपर। आप आज लोग आज इस बात को कबूल करते हैं। आप पाकिस्तान का फेयर तरीन इलेक्शन भी करा दें, लोग रिजल्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिस्टम पे उनको सिस्टम पे एतमाद उठ गया, खत्म हो चुका है इलेक्शन पे एतमाद। इसका मतलब ये, फिर जब आप कहते हैं कौमी क़यादत, उससे क्या मुराद है? कौमी क़यादत जो आप मर्जी मुराद ले लें। मैंने मेरी जाती राय, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, ये है। लेकिन हम देखें, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करें ना कि समझ आए। मेरी इंटरप्रिटेशन तो मायने नहीं रखती, आपकी रखती है, क्योंकि आइडिया आपने फ्रॉड किया। अपनी राय, मैं अपोजिशन की राय की बात नहीं कर सकता, इसीलिए हमने वहाँ कौमी क़यादत और कौमी डायलॉग की बात की थी। मेरी राय मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ, पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क की सियासी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप,
इनको एक टेबल पर बैठकर एक एजेंडा तय करना पड़ेगा कि मुल्क को हम कैसे आगे चलाएंगे, मुल्क को क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इस पे कंसेंसस पैदा करें और इसको फिर एक कंसेंसस गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करें। ये आइन के अंदर रहकर, मैं कोई आइन से बाहर की बात नहीं कर रहा, आइन के अंदर रहकर बात कर रहा हूँ। सर ये तीनों अगर बैठ भी गए तो ये हमारा सर्कुलर डेट कैसे ख़त्म होगा, ये जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ख़त्म कैसे होंगे? ये साथ नहीं बैठेंगे तो कभी भी नहीं होगी। ये बैठ गए तो कैसे होगा? बैठने उसके बाद आप एक एजेंडा तय करेंगे कि हमने क्या करना है मुल्क के अंदर। आपको बहुत वसी पैमाने के रिफॉर्म्स चाहिए, इस्लाहात चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन अगर आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, तो उनके बैठने से क्या फ़र्क पड़े? सर उनको इख्तियारात वापस देते ना, ये भी वहाँ बात होगी ना। चीफ जस्टिस तो हैं, जो चीफ जस्टिस सो मोटो पावर्स ना रखता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ना सुन सके, बेंच ना बना सके, रिव्यू ना कर सके जजेस का। लेकिन शायद साहब आपने देखा था ना इफ्तिखार चौधरी के दौर में उस 100 मोटो पावर के साथ इस मुल्क के साथ क्या हुआ, अरबों रुपए के कैसे टीके लगे। वो भी गलत था। तो मिसयूज करते हैं ना हमारे यहाँ। फिर मिसयूज, फिर सबसे इख्तियारात ले रहे हैं, सारे मिसयूज कर रहे हैं मुल्क के अंदर। ये तो जुडिशरी को आपने सोचना चाहिए ना। वैसे इख्तियारात सबके कॉम्प्रोमाइज हो चुके जी, पहले वाली बात नहीं जी, सबके नहीं है ना, सबके वो वाले इख्तियारात नहीं है जो पहले हुआ करते। आपने जुडिशरी के निज़ाम को 26वीं तरमीम से ख़त्म कर दिया है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका तरीक़ाकार है। सो शाहिद साहब अगर ये तीनों बैठ जाएं साथ और बैठकर फैसला करें तो जाहिर है इन तीनों के बैठने के बाद बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स भी होंगी ना आपकी। मसला अगर इनके तीन के फैसले से तो मसला हल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुल्क चलाने से रोक रहा है, उसको बदल लें। जब ये बैठेंगे इनके पास इख्तियारात हैं, उसमें अपोजिशन भी है, उसमें हुकूमत भी है, उसमें मिलिट्री लीडरशिप है, जुडिशियल लीडरशिप है, यही आज मुल्क चला रहे हैं ना। यहाँ तो हम ओपनली कहते हैं कि हम हाइब्रिड प्लस हुकूमत हैं, सारे मिलकर चलाते हैं, चलें आप चलाएं। तो आइन में अगर कोई खामी है उसको बदल लें। आप ये तमाशा नहीं कर सकते कि मुल्क आपके सामने ज़वाल पजीर है और आप तमाशा देख रहे हैं। इलेक्शनों पे एतमाद उठ गया है, अवाम तकलीफ़ में है और आप तमाशा देख रहे हैं, इस्लाहात नहीं कर रहे। आज हर मुल्क, दुनिया का हर मुल्क, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जो इकोनॉमिक मिरेकल चीन के अंदर है, वो आज भी एक ही बात करते हैं कि इस्लाहात और मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक मुल्क है जो कोई भी इस्लाह करने से कतराता है। आप इस मामले को ठीक नहीं आपके ख्याल में ये तीनों शख्सियात बैठ जाएं और बैठकर, शख्सियात नहीं, ये टेबल पे बैठें, शख्सियात भी हैं, इदारे भी हैं, ये बैठें, ये बात करें मुल्क के मसाइल की। आज आप यकीन करें हुकूमत को ये नहीं पता मुल्क के मसाइल क्या हैं, वो हल क्या निकालेंगे। बट वो तो कहते हैं देखें हम आवाम के लिए कितना दिन रात एक कर रहे हैं, पंजाब में इतने बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमने कितना जल्दी ये सर दिन रात मुझे एक इस्लाहात का, हाँ रिफॉर्म्स तो हमारे, तो फिर कैसे पैसे खर्च करना इस्लाहात होती हैं उल्टे सीधे कामों पर। रिफॉर्म्स तो आप ये इधर जाएंगे रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, कभी इधर बत्तियाँ पीली लगी होती हैं, यहाँ नीली लगी है, ये मुल्क की इस्लाहात हैं। आपसे एक सड़क तो बनती नहीं है। आज आप ओवर पास बनाते हैं, अंडर पास बनाते हैं, कल वो टूट रहा होता है। आप मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज मैं यही कह रहा हूँ, मुल्क को मुकम्मल इस्लाहात की ज़रूरत है। आपको देखना होगा मुल्क कैसे चल रहा है, आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया है। आप मुझे कोई कामयाब निज़ाम मुल्क के अंदर दिखाएं। सर वो तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट को ज़ाहिर काम कहते हैं, लेकिन उस वक्त आप भी उस जमात का हिस्सा थे जब वो डेवलपमेंट का क्रेडिट लेते थे और आप उनके साथ कहते थे कि देखिए डेवलपमेंट सिर्फ हमने किया पाकिस्तान में। की है ना, ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, आज आपकी और चीज़ों की भी ज़रूरत है। डेवलपमेंट में से मैं रोक नहीं रहा आपको, आपका निज़ाम ख़त्म हो गया। शायद साहब मियाँ साहब से राहें जुदा करने की असल वजह क्या है? सर आपने पहले भी कहा जी, उनको क्या आपने कहा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मेरे बारे में कि उनको कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस फैसले की हिम्मत दी कि मैंने 35 साल जिस जमात में गुजारे हों उसको मैं छोड़ सका, एक असूल की बुनियाद पर। सिर्फ एक असूल था। वजह क्या बनी? वोट को इज्जत दो। हमें वोट को इज्जत दो का सबक था। आपने कहा वक्त को इज्जत दो, इक़्तिदार को इज्जत दो। मैं उसके साथ नहीं चल सकता था। मैंने 1 साल पहले कह दिया था और मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। मैंने कहा कोई ये ना कीजिए कोई सीटें हासिल करने के लिए कहीं और चला गया। मैं एक जमात जो इक़्तिदार में जा रही थी, सारे पाकिस्तान को पता था, उसको छोड़ कर आया हूँ। कोई वजह होगी ना। मैंने हमेशा एक रिश्ता रखा है मियाँ साहब से, उन्होंने याद किया तो मैं गया।
उन्होंने बात पूछी तो मैंने जवाब दिया। शायद साहब क्योंकि देखें आप पर वो जो क्रिटिक्स हैं आपके, उनका क्रिटिसिज्म ये है कि देखें उन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने आपको अहम वजारतें दी, उसके बावजूद अगर उनका कोई मामला इस तरीके का ऊपर नीचे हो रहा था तो आपने उन्हें छोड़ दिया। ये क्रिटिक्स आपके कहते हैं। इसका ज़ाहिर है आपको खुद भी रोज़ नहीं, क्रिटिक देखें, क्रिटिक्स पता चलता मेरा सिर्फ एक क्रिटिक हो सकता है, बाकी किसी को मुझ पर क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है, क्योंकि वो हकीकत नहीं जानता। उस क्रिटिक का नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जो वो कहेंगे मुझे कबूल है। वो कहेंगे वफादार नहीं, मैं वफादार नहीं। वो कहेंगे करप्ट है, मैं करप्ट हूँ। खैर आपने वफादारी नहीं, मैं छोड़ देना इस बात को। नहीं, मुश्किल टाइम में तो मैंने वज़ीर आज़म को ओहदा मांगा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा वज़ीर बना, 35 साल में एक दफ़ा वो कोलिशन गवर्नमेंट में बनाया था 6 हफ्ते के लिए, अगर वो काउंट कर लें तो 1.05 दफ़ा। नहीं, ये तो खैर वो लोग भी पब्लिकली कहते रहे कि आप जब इतना वक्त आपका उनके साथ गुजरा है, आपने बड़ी उनके साथ। सर मैं देखें एक ज़ाती ताल्लुक भी था, मेरे वो लीडर भी दिलेरी के साथ जो है वो वक्त काटा है। सर मुझे ये बताएं ना कि फिर 2017 में आपको वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनाया, उसकी क्या वजह? सर ये पूछ लेना किसको बनाया था और क्या बात हुई थी। सर आप बता दें। सर छोड़ दें ना, तो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। वो एक दफ़ा और बता दें। नहीं छोड़, वो लंबी कहानी है, छोटी बता दें। आप किसी और से, वहाँ 28 लोग, पूरी क़यादत, मियाँ साहब की सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी। जो वो कहेंगे मुझे कबूल है। मैंने बड़ी वजाहत से कहा था, क्या मैंने इनकार कर दिया। पूछ ले सब। शहबाज साहब को क्यों नहीं बनाया था? शहबाज साहब को ही बनाया था 17 में। जी, शहबाज साहब को बनाया था जी। तो फिर आप कैसे बने? उन्होंने कहा था कि आप इंटरिम अरसे के लिए बनेंगे जब तक शहबाज साहब इलेक्ट होकर आते हैं कौमी असेंबली में, और वो चूंकि उनका मसला हल नहीं हुआ तो इस वजह से जी मैंने उस वक्त इख्तलाफ कर, मैं कहा जी मैं इस ओहदे को कबूल कर नहीं कर सकता, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। फिर आप कैसे बन गए? मैं ये पूछ लेना, मेरी कहानी मुझसे ना पूछें, ये मैंने कई दफ़ा बयान कर। फिर उन्होंने आपको परमानेंट दे दी, मतलब जितने अरसे तक के लिए? सर परमानेंट ही मैंने कभी मांगी हो, मुझसे किसी ने मशवरा किया हो। मियाँ साहब की मेहरबानी है कि 186 MNA में उन्होंने मुझे अहल समझा, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी सब जानते हैं। इमरान खान दौर में क्या हो रहा था पार्टी के अंदर सारे जानते हैं, इसलिए उन बातों को रहने दें। मुझ पे किसी ने क्रिटिसाइज करना है, मियाँ साहब जो कहेंगे कबूल। सो बाकी के जो आपकी पार्टी, बाकी उनको हक नहीं है, मैं माजरत से कहता हूँ उनको हक नहीं है। अच्छा ठीक। शायद साहब PTI ने आपसे इस अफसोस का इजहार किया कि आपको गलत केसेस के अंदर। नहीं सर, ना मुझे ज़रूरत है अफसोस के इजहार की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक असूल है, हमें मुल्क चाहिए। PTI ने मैं कहा ना, जो कुछ उन्होंने किया, आइन को पामाल किया, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया, अपोजिशन को निशाना बनाया। PTI ने अपनी पार्टी की क़यादत इमरान खान का कोई मैसेज आपको कभी दिया है आपके बारे में? नहीं, मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं आया। यही काम आइन पामाली आज भी हुकूमत कर रही है और बदतरीन तरीके से कर रही है। रूल ऑफ लॉ की वायलेशन ये हुकूमत कर रही है, बदतरीन तरीके से कर रही है, अपोजिशन को बदतरीन निशाना बना रही है। फिर हमने सीखा क्या है मुल्क के अंदर, और मुल्क ज़वाल पजीर है। और टुवर्ड्स द वेरी एंड ये जो अपोजिशन है इसका इत्तेहाद आपको चलता दिखाई दे, ये जो भी बना? तो अपोजिशन के पास कोई चॉइस नहीं है। जिस हुकूमत के इत्तेहादी है ना, वो बात ज़रूर करेंगे, चॉइस उनके पास भी कोई नहीं है। अपोजिशन ने अगर अपोजिशन करनी है तो सोच में इत्तेफाक पैदा करके कर सकती है। उन्होंने 1 साल में अपोजिशन नहीं की। आज वक्त है कि अपने जायज़ा लें, अपनी इस्लाह करें और मुल्क की बात करें। थैंक यू सो मच। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास भी कोई रास्ता नहीं है और हुकूमत के पास भी कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इस बात के कि बैठ के डायलॉग करें और मुल्क को जो दरपेश मसाइल है उससे आगे निकालें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।